एनसीईआरटी हमारी माता है, इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आता है। ये पॉइंट तो आपने बहुत सुना होगा, बट सर जब मैं प्रैक्टिकली एनसीईआरटी रीड करने जाता हूँ मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ में नहीं आता। बट मेरे क्लास का टॉपर उसे बहुत अच्छे से प्रोसेस कर लेता है, तो क्या वो कुछ अलग कर रहा है? मैंने अपने इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि एक सीक्रेट हैक है एनसीईआरटी को बहुत इफेक्टिवली रीड करने का, जो क्लास में सिर्फ 5% बच्चों को पता है। अगर आप वीडियो के एंड तक रुक गए तो मैं आपको एक यूनिक तरीका बता दूंगा जो यूट्यूब पे कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। एंड ये अगर एक छोटा सा चेंज आपने अपने लाइफ के स्टडी हैबिट्स पे इनकॉर्पोरेट कर लिया तो आपको भी स्कूल एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको जो बोनस पॉइंट बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी आपको सिर्फ और सिर्फ तब रीड करना है जब एक पर्टिकुलर चैप्टर आपने स्कूल, कोचिंग या यूट्यूब कहीं से अच्छे से समझ लिया हो। बिना समझे अगर आप रीड करोगे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा एंड आप कुछ भी आउटपुट निकाल नहीं पाओगे। अब आपने चैप्टर समझ लिया, समझने के बाद भी 85% ऑफ स्टूडेंट्स पता है सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लाइंस को रीड करके अंडरलाइन कर देते हैं एंड वो सोचते हैं कि मेरे पास तो इंपॉर्टेंट लाइंस आ गए, अब मैं एग्जाम के पहले इसको रिवाइज कर लूंगा। बट इससे दिमाग में अभी के लिए थोड़े बहुत तो चीजें स्टोर हो जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। एंड जैसा कि आप देख सकते हो सिर्फ बहुत गंदा लगेगा आपका एनसीईआरटी। अच्छा सर, नेक्स्ट 10% स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी को रगड़ रगड़ के गंदा कर दो। सिर्फ अंडरलाइन करने से नहीं होगा, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाओ। इसका एक पार्ट तो सही है कि क्वेश्चंस तो बनाना चाहिए, बट क्या आपको लगता है, देखो ना कितना गंदा लग रहा है। वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट, तो पॉइंट 1 इसने डाल दिया कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ करंट। We know that flowing water constitutes water current in reverse. Similarly, if electric charge flows through conductor through metallic wire, we say that there is electric current. So what constitutes electric current? NCERT के अंदर ही unnecessary underlining, unnecessary questions. And ये questions भी देखो ना कितने हलवा टाइप के questions बने हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रीड करो what constitutes electric current, अगर ये question ना पूछ के इसको ही थोड़ा सा घुमा दिया तो आप क्या करोगे, सो इसका क्वेश्चंस आपको बनाना चाहिए। बट एक जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन बनाने से कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको सिर्फ लगेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, उसी से अगर थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग कर दिया एग्जामिनर ने तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड जो सेकंड डिसएडवांटेज है कि कितना गंदा लग रहा है एनसीईआरटी देखने में। अगर आपने सक्सेसफुली अच्छे क्वेश्चन भी बना लिए, आपको एनसीईआरटी खोलने से ही, मतलब ह्यूमन ब्रेन ना इतने क्लमजी चीजों को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, तो सर वो बेस्ट वे क्या है जो सिर्फ 5% लोग करते हैं। देखो तरीका क्या है बेटा, ये है आपका एनसीईआरटी। आपको एक बार एनसीईआरटी को रीड करना है एंड मेंटली क्या सोचना है कि आप ही टीचर हो, आप स्वयं टीचर हो एंड ये पैराग्राफ आज आपको क्लास के सामने समझाना है। इसको फीनमैन टेक्निक बोलते हैं। टेक्निक का नाम कुछ भी हो, यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर द टीचर एंड यू हैव टू टीच दिस पैराग्राफ टू अ क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स। एंड फिर आपको टीचर के तरीके से सोचना है, एक्सप्लेनेशन के तरीके से सोचना है। एक बार आपने वो माइंडसेट से ये पूरा पैराग्राफ रीड कर लिया, फिर आप एक सेपरेट कॉपी में उस पैराग्राफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लो कि इस पैराग्राफ का समरी ये है एंड कंसेप्चुअली। एंड क्योंकि ऑलरेडी आप एक टीचर से कंसेप्ट समझ चुके हो, तो सिर्फ आपको एज इट इज ही एनसीईआरटी के लाइंस लिखना है वो नहीं है, वो आप अपने खुद के इनपुट्स दे सकते हो। मैं एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे यहां से लेके यहां से लेके इतना बड़ा पैराग्राफ को रीड करके आपको सिर्फ ये समझ में आएगा कि एनसीईआरटी ये बोलना चाह रहा है कि अगर फ्लो ऑफ एयर है एयर करंट बोलो, फ्लो ऑफ वाटर है वाटर करंट, सिमिलरली फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा है कि करंट वर्ड कब यूज करते हैं, जब किसी चीज का फ्लो होता है। एयर का फ्लो एयर करंट, वाटर का फ्लो वाटर करंट, चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। ये एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बट एज अ टीचर ये एग्जाम्पल में देके टॉपिक को स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो यहां से लेके यहां तक है वो सेल एंड बैटरी की बात कर रहा है। अब यहां पे उन्होंने क्या लिखा है, इन अ टॉर्च वी नो दैट सेल्स और बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्जेस। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि सेल इज अ सोर्स ऑफ चार्ज, सेल चार्ज पैदा करता है, जो कि गलत है। देखो लिखा है ऐसे कि ऐसा लग सकता है। यहां पे एक अच्छे टीचर का रोल आता है। जब मैं ये पॉइंट समझाता हूं, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि बेटा सेल
चार्ज सप्लाई नहीं करता, चार्ज तो ऑलरेडी कंडक्टर्स के अंदर होता है। सेल क्या करता है, उन्हीं चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करता है, एंड ऐसे ही चार्जेस के पास एनर्जी आ गए तो वो चार्जेस फ्लो करके करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। तो ये वाला एनर्जी वाला पॉइंट अभी यहां पे नहीं है, बाद में कहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी में बोला होगा, बट एक अच्छे टीचर से अगर आप पढ़े हो तो इस वाले पॉइंट को आपको ऐसे नोट डाउन करना चाहिए। देन आ जाता है फंक्शन ऑफ स्विच, जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि कंडक्टिंग लिंक एस्टैब्लिश करता है बिटवीन सेल एंड डिवाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब देखो इस पूरे पैराग्राफ को आप ये एक स्क्रीनशॉट लो एंड देखो कि एसएस ने जब एनसीईआरटी का इतना पैराग्राफ रीड करके एक सेपरेट कॉपी में चीजों को नोट डाउन कर लिया, तो ना तो एनसीईआरटी गंदा हुआ, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बस अंडरलाइन हो गए, एंड इस सेपरेट कॉपी से एग्जाम के पहले आप बहुत अच्छे से चीजें रिवाइज करके जा सकते हो। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। प्लीज ये छोटे से हैबिट को आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। आप देखोगे कि विद इन 2 to 3 मंथ्स आपका जब नेक्स्ट यूनिट टेस्ट आएगा, जब नेक्स्ट टर्मिनल एग्जाम आएगा, आप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपके मार्क्स में देख पाओगे। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।